हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पशु परिचर के अंतर्गत पार्ट बी के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। भेड़ की ऊन कतरने वाला रसायन कौन सा है? यानी ये रसायन ऐसा है, जब हम भेड़ के बालों पर शरीर पर हम लगा देते हैं तो भेड़ के शरीर के जो बाल हैं वो 8-10 दिनों में अपने ही आप ही उतरने लग जाते हैं। तो ये दवाई है, रसायन है साइक्लोफॉस्फेट। इसका भारत में इस्तेमाल नहीं होता, विदेशों में इस्तेमाल करते हैं इसका। तो इस पर्सन को पूछने की संभावना है वो बहुत ही कम है, क्योंकि विदेशों में इस्तेमाल होता है ये रसायन। इस रसायन के माध्यम से जो भेड़ के बाल हैं वो अपने आप उतरने लग जाते हैं बालों पर लगाने के बाद। तो ये रसायन है या अमल जो भी है वो है साइक्लोफॉस्फेट। श्वसन दर मापने का उपकरण कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्पायरोमीटर। श्वसन दर मापने का उपकरण है स्पायरोमीटर। पशु का तेजी से सांस लेना क्या कहलाता है? तो पशु का तेजी से सांस लेना टेकी पनिया कहते हैं, और पशु का धीमी गति से सांस लेना ब्रेडी पनिया कहते हैं। पशु तेजी से सांस ले रहा है तो उसे टेकी पनिया, और पशु धीमे धीमे सांस ले रहा है तो ब्रेडी पनिया। राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजक कौन है? पशुपालन विभाग है। पशुपालन विभाग है, ये राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन करवाता है। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला गोमती सागर पशु मेला है। भेड़ बकरी में वर्ष में 2 बार डीवर्मिंग किस परजीवी के विरुद्ध की जाती है? तो यकृतकृमि और फीताकृमि। यानी वर्ष में 2 बार डीवर्मिंग की जाती है। किसमें? भेड़ और बकरी में वर्ष में 2 बार डीवर्मिंग की जाती है। इसके अलावा गाय भैंस में भी डीवर्मिंग कर सकते हैं। तो भेड़ बकरी गाय भैंस इनमें वर्ष में 2 बार डीवर्मिंग की जाती है। किस परजीवी के विरुद्ध? तो यकृतकृमि और फीताकृमि। यकृतकृमि और फीताकृमि प्रकार के जो जीव होते हैं उनके खिलाफ वर्ष में 2 बार डीवर्मिंग की जाती है। यकृतकृमि, फीताकृमि। भेड़ बकरी में 1 वर्ष की उम्र के बाद साल में 3 बार डीवर्मिंग किस परजीवी की? तो देखिए, साल में 2 बार तो यकृतकृमि फीताकृमि के विरुद्ध की जाती है, और साल में 3 बार की जाती है गोलकृमि के विरुद्ध। देसी गाय में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कौन सी ब्यात में होता है? तो देसी गाय है वो 3री ब्यात में, और जबकि भैंस है वो 4थी ब्यात में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। पोल्ट्री में नर बधियाकरण की प्रक्रिया, तो पोल्ट्री में नर में बधियाकरण की प्रक्रिया अर्थात मुर्गी में बधियाकरण की प्रक्रिया वो होती है कैपोनाइजेशन। लंबे लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं? यानी लंबे होते हैं लेकिन लटके हुए होते हैं। लंबे होते हैं सींग लेकिन लटके हुए होते हैं, और ये किस गाय की विशेषता? ये अमृत महल की विशेषता है। सबसे लंबा दूध उत्पादन किसका होता है? तो सबसे लंबा दूध उत्पादन गिर गाय का होता है। राठी गाय किस किस गाय का संकरण है? राठी गाय साहिवाल, थारपारकर और लाल सिंधी का संकरण है। आपस में इनको क्रॉस करवाया गया है। लाल सिंधी, थारपारकर, साहिवाल, यह राठी गाय इसका संकरण है। भेड़ की किस नस्ल को पेल्ट के लिए पाला जाता है? यानी चमड़ा उत्पादन के लिए पाला जाता है, यानी इससे चमड़ा अच्छा होता है, कराकुल। अगला देखिए, एंथ्रेसिस रोग, जिसमें मुंह से खून आता है, नाक से खून आता है, मलाशय से खून आता है, रक्त आता है, शरीर कंपाता है, तेज बुखार आता है, तेजी से पशु सांस लेता है, जो पलीहा का आकार है वो बढ़ जाता है, इसलिए एंथ्रेसिस रोग को पलीहा जवर भी कहते हैं। तो ये रोग किस मौसम में होता है? तो ये गर्मी में होता है, गर्मियों में होता है। और एंथ्रेसिस रोग का जो टीका है वो जुलाई अगस्त में लगाया जाता है।
इसका वजह से जुलाई अगस्त में लगाया जाता है। तो एंथ्रेसिस रोग का पोस्टमार्टम नहीं होता है। एंथ्रेसिस रोग है, इसमें मुंह से खून आता है, नाक से खून आता है, मलाशय के साथ खून आता है, शरीर कंपाता है, पशु है वो तेजी से सांस लेता है, पलिया का आकार बढ़ जाता है, इसलिए इसे पलिया जवर भी कहते हैं एंथ्रेसिस रोग को। अगला देखिए चुरचुरिया रोग, यानी ये ब्लैक लैंग की बात कर रहा है, ब्लैक लैंग की बात कर रहा है, चुरचुरिया रोग ब्लैक लैंग, जिसमें काला खून निकलता है और काला खून निकलता है पिछले पैर से को थोड़ा सा चीरा लगाकर उसमें टीचर आयोडीन भर देते हैं। इसमें कौन सा टिक्का लगता है? तो देखिए चुरचुरिया रोग अर्थात जो ब्लैक लेग रोग है, इसमें ये टिक्का याद रखिए BQ पॉलीवेंट का टिक्का लगता है। ब्लैक लेग अर्थात ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक लेग भी कह सकते हैं। ब्लैक लेग इसलिए क्योंकि वे टांग से है वो काला खून आता है, तो ब्लैक क्वार्टर ब्लैक लेग इसे चुरचुरिया कह देते हैं। इसमें BQ पॉलीवेंट का टिक्का नहीं ब्लैक क्वार्टर पॉलीवेंट का टिक्का लगता है। और कितने बार लगता है? साल में एक बार लगाया जाता है। साल में कितने बार लगाया जाता है? इसका टिक्का एक बार लगाया जाता है। और ये रोग किस मौसम में होता है? चुरचुरिया रोग है ये वर्षा में होता है। कब होता है? ये वर्षा में होता है, वर्षा ऋतु में ये ब्लैक लेग यानी ब्लैक क्वार्टर रोग होता है। HS वैक्सीन जो मई जून माह में लगाया जाता है, किस में लगाया जाता है? तो HS वैक्सीन है गल घोंटू में लगाया जाता है। गल घोंटू का ही दूसरे रोग का दूसरा नाम HS है। और HS वैक्सीन है वो गल घोंटू रोग में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? मई जून में ये वैक्सीन लगाया जाता है। इसके अलावा औषधियाँ दी जाती है, बाकी आपको वैक्सीन पर भी ध्यान देना अच्छे से। एक वैक्सीन पूछी जाएगी। थनैला रोग का रोग कारक है, थनैला रोग का रोग कारक है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया स्टेफिलोकोकाई। थनैला रोग का रोग कारक है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया स्टेफिलोकोकाई। स्ट्रेप का परीक्षण का संबंध है, तो स्ट्रेप का परीक्षण का संबंध यानी स्ट्रेप परीक्षण का संबंध है वो थनैला रोग से है। तो स्ट्रेप का परीक्षण का संबंध थनैला रोग से है। और थनैला रोग का रोग कारक याद रखिएगा, आप दोनों ही याद रखिएगा, हो सकता है पहला ना है दूसरा आ जाए, दोनों अलग अलग हैं। तो देखिए स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया है और दूसरा रोग कारक है इसका स्टेफिलोकोकाई। आगे देखिए ओरोमाइसिन का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? तो ओरोमाइसिन का प्रयोग थनैला रोग में किया जाता है। ओरोमाइसिन का प्रयोग थनैला रोग में किया जाता है। विटामिन के साथ सेलेनियम लवण एवं मस्टिवेक का टिक्का किस रोग में? ये भी थनैला रोग में। तो ओरोमाइसिन का प्रयोग थनैला रोग में, विटामिन के साथ सेलेनियम लवण थनैला रोग में, मस्टिवेक का टिक्का थनैला रोग में। खुरपक्का मुंह पक्का अर्थात FMD रोग होता है, तो ये बसंत ऋतु में होता है। 1% नीला तोता एवं 2% फिटकरी का प्रयोग किस में किया जाता है? ये खुरपक्का मुंह पक्का में किया जाता है। खुरपक्का मुंह पक्का है तो वहाँ पे लगा देते हैं 2% फिटकरी का घोल और 1% नीला तोता का घोल। और नीला तोता का तो प्रयोग तो बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ तक कि जब। तो देखिए अगला, पशुओं में
पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है ब्रुसेलोसिस। एंटेरोटॉक्समिया का टीका किस रोग में लगाते हैं, तो एंटेरोटॉक्समिया का टीका फिडकिया रोग में लगाते हैं। और कब लगाते हैं, फरवरी मार्च में। तो एंटेरोटॉक्समिया का टीका कब लगाते हैं, फरवरी मार्च में लगाते हैं। एंटेरोटॉक्समिया का टीका किस में लगाते हैं, फिडकिया रोग में। फिडकिया रोग का रोग कारक है क्लोस्ट्रीडियम बेलेसियाई। फिडकिया रोग का रोग कारक, तो फिडकिया रोग का रोग कारक है क्लोस्ट्रीडियम बेलेसियाई। हरी खाद की बुआई के कितने दिनों बाद पलटना चाहिए, तो हरी खाद को है वो 45 दिन बाद के पलट देना चाहिए। गोबर की खाद में फास्फोरस और नाइट्रोजन कितना होता है, तो गोबर की खाद में फास्फोरस है वो 0.25 होता है, नाइट्रोजन 0.5 होता है और फॉस्फेट 0.5 होता है। और फास्फोरस कितना होता है, 0.25 गोबर की खाद। वर्मी कंपोस्ट को बनाने में कितना समय लगता है, 2 महीना लगता है। कंपोस्ट खाद को बनने में 4 महीने लगता है और गोबर के खाद को बनने में 6 महीने लगते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, दूध का अपेक्षित घनत्व 0.28 से 0.32 होता है। और दूध के अपेक्षित घनत्व के लिए मानक तापमान कितना होना चाहिए, दूध के अपेक्षित घनत्व के लिए मानक तापमान 60 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और दूध का लैक्टिक का घनत्व कितना होता है, 0.66 होता है। दूध निर्माण हेतु उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, तो दूध निर्माण हेतु उत्तरदायी हार्मोन प्रोगैलेक्टिन है। दूध निकालने में कौन सा हार्मोन, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और दूध निर्माण हेतु उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। दूध में सर्वाधिक परिवर्तनशील घटक कौन सा है, वसा है, क्योंकि आपको पता है अलग अलग पशुओं में अलग अलग वसा देखने को मिलती है। तो दूध में सर्वाधिक परिवर्तनशील घटक वसा है। दूध के अपेक्षित घनत्व के लिए मानक तापमान कितना होता है, 60 फ़ारेनहाइट। दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 0.28 से 0.32। वर्मी कंपोस्ट बनने में 2 महीने और गोबर की खाद में फास्फोरस 0.25 होता है। सर्वाधिक खनिज लवण किसके दूध में, तो सर्वाधिक खनिज लवण की बात करें, सर्वाधिक प्रोटीन की बात करें, सर्वाधिक वसा की बात करें तो भेड़ में होता है। सर्वाधिक वसा भी भेड़ में ही होती है ना, तो सर्वाधिक वसा भी भेड़ में ही होती है। लेकिन भैंस के में आप देखते हैं बदावरी में 12 से 14% वसा पाई जाती है, तो वो एक अलग प्रकार की बात है। दूध में उपस्थित प्राकृतिक संरक्षक नहीं है, तो देखिए सैलिसिलिक एसिड है, प्राकृतिक संरक्षक नहीं है बल्कि एक कृत्रिम संरक्षक है। तो दूध में प्राकृतिक तत्व हैं काग्लूटेनिन, लैक्टोप्रोक्सीडेज, लैक्टोफेरिन, ये प्राकृतिक संरक्षक तत्व हैं। यानी प्राकृतिक संरक्षक तत्व का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि ये ऐसे प्राकृतिक तत्व हैं जो दूध का बचाव करते हैं, दूध की रक्षा करते हैं, है ना, दूध को खराब होने से रोकते हैं ये तत्व, इसलिए इन्हें प्राकृतिक संरक्षक तत्व कहते हैं। जैसे लैक्टोप्रोक्सीडेज, और ये दूध प्राकृतिक रूप से ही पाए जाते हैं ना, और कृत्रिम वो बाद में बनता है, सैलिसिलिक एसिड है ये तो बाद में बनता है दूध में। तो दूध में उपस्थित प्राकृतिक संरक्षक तत्व है काग्लूटेनिन, लैक्टोप्रोक्सीडेज, काग्लूटेनिन, लैक्टोफेरिन, ये दूध में उपस्थित प्राकृतिक संरक्षक तत्व है, जबकि ये कृत्रिम है सैलिसिलिक एसिड। दूध का पाश्चुरीकरण दक्षता परीक्षण है, तो दूध का पाश्चुरीकरण करना है। जब दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है ना, तब कौन सा परीक्षण काम में लेते हैं, जब फास्फेटेज परीक्षण। दूध का पाश्चुरीकरण
करने के लिए फास्फेटेज परीक्षण काम में लेते हैं। किस दूध से क्रीम को अलग नहीं किया जा सकता, किस प्रकार का दूध है उससे क्रीम को अलग नहीं कर सकते, यानी समागीकरण किया हुआ दूध से हम क्रीम नहीं निकाल सकते। दूध में अम्लता परीक्षण की विधि है, दूध में अम्लता परीक्षण की विधि है अनुमापन। लैक्टोमीटर पर पाठ्यांक होते हैं, लैक्टोमीटर पर जो पाठ्यांक होते हैं वो 0 से 40 होते हैं। दूध में शर्करा परीक्षण किया जाता है तो मोलेरोमीटर से दूध में शर्करा परीक्षण किया जाता है, यानी दूध में कितनी शर्करा है इसका परीक्षण करने के लिए हम काम में लेते हैं मोलेरोमीटर उपकरण का काम में लेते हैं। उपकरण है ये। वह गाय जो हमेशा हिट में रहती है कहलाती है निम्फेनेटिक। वह गाय जो हमेशा हिट में रहती है कहलाती है निम्फेनेटिक। और बुल कौन सा, बुल पूछे तो आपको टीजर बुल करना है। मुर्गी में कलंगी हटाना, मुर्गी में वेटल हटाना कहलाता है तो डबिंग कहलाता है। वेटल को ही हिंदी में कलंगी कहते हैं ना। तो मुर्गी में कलंगी हटाना, और कलंगी हटाने की जगह अगर वेटल आ गया तो गई भैंस पानी में। तो देखिए मुर्गी में कलंगी हटाना अर्थात तो वेटल हटाना क्या कहलाता है, डबिंग कहलाता है। और जबकि वो चोंच को काटना आगे से वो डिबकिंग कहलाता है। क्या कहता है, डिबकिंग कहलाता है। कितनी चोंच काटी जाती है, 25% काटी जाती है, यानी 1/4 काटी जाती है, आगे से चोंच काटी जाती है। और कब काटी जाती है, जब मुर्गी 1 महीने की हो जाए, जब 4 सप्ताह बाद काटी जाती है। जब मुर्गी 1 महीने की हो जाए फिर वो काटी जाती है। पशु में पेशाब बाहर निकालने का यंत्र कौन सा है, तो कैथीटर। पशु में पेशाब बाहर निकालने का यंत्र है कैथीटर। ब्रॉयलर से मांस उत्पादन की उपयुक्त आयु क्या है, तो ब्रॉयलर में मांस उत्पादन की उपयुक्त आयु देखिए, ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, जो मुर्गे मुर्गियां मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं वो ब्रॉयलर कहलाते हैं। और उपयुक्त आयु क्या है, जब 6 से 8 सप्ताह के हो जाए तो मांस उत्पादन होता है इनसे, ब्रॉयलर। रियूप विधि है कास्टिंग। रियूप विधि क्या है, कास्टिंग। कैपोनाइजेशन है तो उपयुक्त आयु क्या है, तो मुर्गियों में बधियाकरण 10 माह में किया जाता है। कैनाबलिज्म का कारण है, कैनाबलिज्म ये किस में होता है, ये मुर्गियों में होता है। ये भी पूछा जा सकता है कैनाबलिज्म का संबंध किससे है, मुर्गियों से है। दूसरा प्रश्न, कैनाबलिज्म का कारण क्या है, तो NaCl की कमी। NaCl की कमी कैनाबलिज्म का कारण है। डिटेलिंग है, गाय में पूंछ काटना है, डिटेलिंग है ना, गाय भैंस में पूंछ काटना है, डिटेलिंग है। नकलिंग क्या है, दूध दोहन का एक प्रकार है। डी हॉर्निंग के लिए उपयुक्त आयु क्या है, तो डी हार्निंग के लिए यानी पशुओं में सींग रोदन, डी हार्निंग का मतलब है सींग रोदन, तो डी हार्निंग के लिए उपयुक्त आयु क्या है, 1 से 2 सप्ताह है। अंतः प्रजनन के बारे में असत्य कथन कौन सा है, तो देखिए यह समयुग्म जता को बढ़ाता है, सही है ये। अंतः प्रजनन समयुग्म जता को बढ़ाता है, जबकि बाह्य प्रजनन है ये विषम युग्म जता को बढ़ाता है। अंतः प्रजनन क्रॉस ब्रीडिंग के लिए एलाइट एनिमल अर्थात बेहतर एनिमल पैदा करने में मदद करता है, एलाइट एनिमल पैदा करने में मदद करता है। तो ये भी है, क्रॉस ब्रीडिंग से एलाइट एनिमल बेहतर पैदा होते हैं। ये अवांछित अप्रभावी जीन को खत्म कर देता है, तो देखिए ये अवांछित अप्रभावी जीन को खत्म कर देता है, ये भी सही है, क्योंकि जब ये अवांछित अप्रभावी जीन को खत्म करेगा तभी तो एलाइट एनिमल पैदा होंगे। ये अवांछित अप्रभावी जीन उत्पन्न करता है, ये गलत है। अंतः प्रजनन के बारे में ये गलत है, क्योंकि अवांछित अप्रभावी जीन उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि जैसे माता पिता है, माता बेटी है, बेटी पिता है, इनमें प्रजनन होता है, वो अंतः प्रजनन होता है। और जब ये प्रजनन कराया जाता है तब अप्रभावी जीन उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि ये एक ही दूसरे से तो उत्पन्न होते हैं, तो अप्रभावी जीन उत्पन्न करता है, ये बात गलत है फिर, है ना, बल्कि इन्हें तो ख़त्म करता है और बेहतर
क्रॉस ब्रीडिंग से फिर इनमें जब क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है अंतः प्रजनन के अंतर्गत तो बेहतर एनिमल एलाइट एनिमल पैदा होते हैं और ये सग युग्मजता को बढ़ाता है, समान युग्मता को बढ़ाता है। अंतः प्रजनन के बारे में असत्य कथन छांटिए। एक और क्वेश्चन अंतः प्रजनन से संबंधित। इससे संक्रमण की संभावना कम हो जाती है? नहीं, इससे संक्रमण की संभावना है वो बढ़ जाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता कम हो जाती है, तो ये सत्य है। इससे वृद्धि दर में कमी आती है, ये भी सत्य है। इससे संतति में प्रारंभिक भ्रूण मृत्यु दर बढ़ती है, ये भी सत्य है। अगला देखिए, जलेबी नुमा सिंह किस में होते हैं? तो जलेबी नुमा सिंह मोरा भैंस में होते हैं। हंसियाकार सिंह सूरती भैंस में होते हैं। तांबे जैसा रंग वाली भैंस भदावरी होती है। किस भैंस को मिनी एलिफेंट कहते हैं? जाफराबादी को कहते हैं। किस भैंस का उपनाम पंच कल्याणी है? बताइए, किस भैंस का उपनाम पंच कल्याणी है? तो देखिए, ये भैंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। जलेबी नुमा सिंह किसके? मोरा भैंस के हैं। हंसियाकार सिंह सूरती के हैं। तांबे जैसा रंग भदावरी का है। सबसे ज़्यादा वसा वाली भदावरी है। किस भैंस को मिनी एलिफेंट कहते हैं? तो जाफराबादी को मिनी एलिफेंट कहते हैं। तो अंतः प्रजनन के बारे में असत्य कथन छांटिए। अंतः प्रजनन से संक्रमण की संभावना कम हो जाती है? नहीं, अंतः प्रजनन से संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। अंतः प्रजनन में प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता कम हो जाती है। जी हाँ, प्रतिकूल परिस्थितियों में अंतः प्रजनन कराने से जो सहनशीलता वो कम हो जाती है, वृद्धि दर में कमी आती है और इसके अंतर्गत अंतः प्रजनन के अंतर्गत प्रारंभिक भ्रूण मृत्यु दर भी बढ़ती है। यानी प्रारंभ में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी मरने की संभावना भी हो सकती है। पशु में पेशाब बाहर निकालने का यंत्र कैथेटर। ब्रॉयलर से मांस उत्पादन की उपयुक्त आयु है 6 से 8 सप्ताह। ब्रॉयलर जो मांस उत्पादन वाले होते हैं वो ब्रॉयलर होते हैं। रियूफ विधि है कास्टिंग की, कास्टिंग करना रियूफ विधि। कैपोनाइजेशन हेतु तो उपयुक्त आयु है 10 माह है। कैनाबालिज्म का कारण है NaCl की कमी। डिटेलिंग है गाय में पूंछ काटना। और डिबगिंग है मुर्गी की चोंच काटना। और डॉकिंग है वो भेड़ की पूंछ काटना। नकलिंग है दोहन का प्रकार। नकलिंग क्या है? दोहन का प्रकार। वेनिंग क्या है? गाय से बछड़े को अलग रखकर पालना। सकलिंग क्या है? गाय को बछड़े के साथ पालना। डी हॉर्निंग के लिए उपयुक्त आयु है, डी हॉर्निंग यानी सींग रोतन के लिए उपयुक्त आयु है 1 से 2 सप्ताह के अंतर्गत। दूध में उपस्थित प्राकृतिक संरक्षक नहीं है यानी कृत्रिम संरक्षक है तो वह सैलिसिलिक एसिड। तो देखिए, दूध में उपस्थित प्राकृतिक संरक्षक कौन कौन से? काग्लूटेनिन, लैक्टोप्रोक्सीडेज, लैक्टोफेरिन। दूध का पाश्चुरीकरण दक्षता परीक्षण है। फास्फेटेज परीक्षण वेरी इंपॉर्टेंट। किस दूध से क्रीम को अलग नहीं किया जा सकता? समागीकरण। दूध में अम्लता परीक्षण की विधि अनुमापन वेरी इंपॉर्टेंट। लैक्टोमीटर पर पाठ्यांक होते हैं 0 से 40 वेरी इंपॉर्टेंट। दूध में शर्करा परीक्षण किया जाता है मोलेरोमीटर से वेरी इंपॉर्टेंट। वह गाय जो हमेशा हिट में रहती है कहलाती है निफेनेटिक वेरी इंपॉर्टेंट। और मुर्गी में कलंगी हटाना क्या कहलाता है? डबिंग। जबकि डिबकिंग क्या होता है? चोंच को हटाना आगे से 25% 1 माह के अंदर, 1 माह के बाद। हरी खाद की बुआई कितने दिन बाद में पलटनी चाहिए? 45 दिन बाद पलट देनी चाहिए। गोबर की खाद में फास्फोरस कितना होता है? 0.25, बाकी 0.05 होते हैं। आपको फास्फोरस याद रखना है। गोबर की खाद में फास्फोरस 0.25 होता है। वर्मी कंपोस्ट बनने में 2 महीना, कंपोस्ट बनने में 4 महीना, गोबर की खाद बनने में 6 से 8 महीना। दूध का अपेक्षित घनत्व होता है तो दूध का अपेक्षित घनत्व 0.28 से 0.32 होता है।
दूध के अपेक्षित घनत्व के लिए मानक तापमान 60 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। दूध निर्माण हेतु उत्तरदायी हार्मोन है प्रोलैक्टिन। दूध में सर्वाधिक परिवर्तनशील घटक वसा, सर्वाधिक खनिज लवण भेड़ में, प्रोटीन भी भेड़ में, खनिज लवण भी भेड़ में सर्वाधिक। ओरोमाइसिन का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? ओरोमाइसिन का प्रयोग थनैला रोग में किया जाता है। और थनैला रोग के अंतर्गत ओरोमाइसिन देते हैं खनिज लवण के साथ, विटामिन के साथ सेलेनियम लवण देते हैं। विटामिन के साथ सेलेनियम लवण देते हैं थनैला रोग में। मस्टिवेक का टीका लगाया जाता है। मस्टिवेक का टीका लगाते हैं थनैला रोग में। खुरपक्का मुंह पक्का रोग होता है बसंत ऋतु में। 1% नीला तोता लीजिए, 2% फिटकरी लीजिए खुरपक्का मुंह पक्का में। पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है ब्रुसेलोसिस। एंटेरोटॉक्सिमिया का टीका किस रोग में लगाते हैं? तो एंटेरोटॉक्सिमिया का टीका फिड़किया रोग में लगाते हैं। कब लगाते हैं? फरवरी मार्च में। फिड़किया रोग का रोग कारक है, तो फिड़किया रोग का रोग कारक है क्लोस्ट्रीडियम बेलेशियाई। एंथ्रेसिस रोग जिसमें मुंह से खून आता है, नाक से मलाशय से खून आता है, कंपकपी छूटती है, बुखार आ जाता है। एंथ्रेसिस रोग में तेजी सांस चलने लगती है, पलिया का आकार बढ़ जाता है। ये रोग किस में होता है? तो ये रोग होता है ग्रीष्म ऋतु में। और एंथ्रेक्स का टीका आप जुलाई अगस्त में लगवा लीजिए। चुरचुरिया रोग जिसे ब्लैक लैंग भी कहते हैं, जिसे ब्लैक क्वार्टर भी कहते हैं, इसमें काला खून आता है और टीचर आयोडीन लगा देते हैं काला खून की जगह। इसमें पीक्यू पॉलीवेंट का टीका नहीं, ब्लैक क्वार्टर पॉलीवेंट का टीका लगाया जाता है और साल में एक बार लगाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साल में एक बार लगाया जाता है। वर्षा ऋतु में होता है ये ब्लैक क्वार्टर। HS वैक्सीन जो मई जून माह में लगाया जाता है गलघोटू का ही अन्य नाम HS है। HS वैक्सीन गलघोटू रोग में लगाया जाता है मई जून माह में। थनैला रोग का रोग कारक है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिए। थनैला रोग का रोग कारक है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिए। स्टेपिलोकोकाई स्ट्रीप कप टेस्ट ये थनैला रोग में। भेड़ बकरी में 1 वर्ष की उम्र के बाद साल में 3 बार डीवर्मिंग की जाती है, तो गोलकृमि परजीवी के विरुद्ध। देसी गाय में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कौन सी ब्यात में होता है? तो देसी गाय की बात हो रही है तो तीसरे ब्यात में, और भैंस की बात करें तो चौथे ब्यात में सबसे ज़्यादा दूध होता है। पोल्ट्री में नर में बधियाकरण की प्रक्रिया कैपोनाइजेशन। लंबे और लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं? लंबे और लटके हुए सींग अमृतमहल के सबसे लंबा दुग्ध उत्पादन गिर का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन साहिवाल का होता है। सबसे मीठा दूध, सबसे ज़्यादा लैक्टोज की मात्रा भी साहिवाल में होती है। राठी गाय किस किस गाय का संकरण है? राठी गाय साहिवाल, थारपारकर, लाल सिंधी। राठी गाय साहिवाल, थारपारकर, लाल सिंधी। और पेल्ट के लिए कौन सी भेड़ पाली जाती है? पेल्ट के लिए कराकुल भेड़ पाली जाती है। ऊन भेड़ की ऊन कतरने वाला रसायन साइक्लोफोस्फाइड। श्वसनदर मापने का उपकरण स्पायरोमीटर। पशुओं का तेजी से सांस लेना टेकीपनिया। पशुओं का धीमी गति से सांस लेना ब्रेडीपनिया। राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजक पशुपालन विभाग। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला गोमती सागर पशु मेला। भेड़ बकरी में वर्ष में 2 बार डीवर्मिंग किस परजीवी के विरुद्ध? यकृतकृमि, फीताकृमि। और वर्ष में 3 बार डीवर्मिंग गोलकृमि के विरुद्ध की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।